हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नेट इकोनॉमिक्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्जाम्स हाल ही में होने वाले हैं, हम सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में बहुत सारे लर्नर्स को कंफ्यूजन एंड डाउट्स भी रहते हैं, तो आज हम पूरा डिस्कशन इस टॉपिक पे करेंगे। देखिए, कंपनसेटेड डिमांड कर्व, सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनसेटेड डिमांड कर्व होता क्या है। उसके बाद कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम एंड कॉस्ट डिफरेंस मेथड, इन अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। और एंड में हम ये चीज देखेंगे कि ये जो इफेक्ट्स है, प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये किस डायरेक्शन में जाते हैं। और अक्सर ही लर्नर को ये डाउट रहता है कि भाई ये इफेक्ट, कोई बोलता है नेगेटिव होता है, कोई कहता है इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड के। तो ये क्या माजरा है भाई, इसके बारे में ये कंफ्यूजन सभी लर्नर्स की आज दूर होंगी। और ये इफेक्ट्स की डायरेक्शंस क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, क्या कैसे, सब चीजों की क्लैरिटी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। कॉपी पेन जरूर पकड़ कर बैठना, जैसे जैसे मैं चीजें समझाऊंगी, डायग्राम्स बनाऊंगी, साथ में आप भी बनाते रहना, ठीक है। डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। डायग्राम जो है वो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जरूरी होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं। पर चीज को दिमाग में बिठाने के लिए, समझने के लिए, कंसेप्ट को दिमाग में बिठाने के लिए, ताकि आप उसका ऑब्जेक्टिव आंसर भी ठीक करके आ पाए, डायग्राम्स के थ्रू अगर हम उसको समझेंगे तो वो चीज अच्छे से दिमाग में बैठेगी आपके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले ये एप्लीकेशन का स्कैनर दिया गया है, यहाँ से आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं, नेट इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, पीजीटी सेट इकोनॉमिक्स के सभी जो एग्जाम्स रहते हैं हमारी एप्लीकेशन पर उसकी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, गेट इकोनॉमिक्स, आरबीआई डीपीआर। तो इकोनॉमिक्स वाले अगर आप एस्पायरेंट है तो कहीं भी और आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म फॉर यू, एमएस स्टडी गुरु। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमारे अपकमिंग बैचेज, इनके भी क्लासेस चल रही है, जिनकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ऑनगोइंग बैचेस है, अपकमिंग बैचेस, उनका भी हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है जी। सो देखिए, ये समझिए पहले कंपनसेटेड डिमांड कब होता क्या है। तो कंपनसेटेड डिमांड, अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं सिंपल डिमांड कर्व, एक हम पढ़ते हैं सिंपल डिमांड कर्व। अब कहते हैं डिमांड कर्व विच इनकॉर्पोरेट्स द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, रियल इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट इज कॉल्ड इनकम कंपनसेटेड डिमांड कर्व और सिंपली कंपनसेटेड डिमांड कर्व। अब देखियो, जो हमारा डिमांड कर्व था उसमें हम मनी इनकम को कांस्टेंट रख के चलते थे। किसको कांस्टेंट रख के चलते थे? मनी इनकम को। उसमें हम कहते थे देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स में आ जाता था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मनी इनकम। पर यहाँ पे कंपनसेटेड डिमांड कर्व में जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज रियल इनकम, यानी कि यहाँ पे रियल इनकम को कांस्टेंट रखते हैं। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिमांड कर्व एंड कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो था दैट डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स, बट कंपनसेटेड डिमांड कर्व जो है उसमें सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है उसको कंसीडर किया गया है, इनकम इफेक्ट को नहीं। तो रियल इनकम कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। और यही एक मेजर डिफरेंस है। अब ये जो कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम की अप्रोच है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो, हिग्स के द्वारा ये अप्रोच दी गई है, कंपनसेटेड डिमांड कर्व ही बनाएंगे हम इसके अंदर। ध्यान से पहले हम डायग्राम से समझते हैं चीज को कि ये कंपनसेटिंग वेरिएशन का मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पे कंपनसेटिंग वेरिएशन का मतलब ये है कि बढ़ी हुई इनकम को कम कर देना, कंपनसेट कर देना। कंज्यूमर प्राइस कम हुआ किसी चीज का, प्राइस कम होने से कंज्यूमर की इनकम रियल मायने में, रियल टर्म्स में क्या होता है, बढ़ जाती है ना। एक मान लो कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए से 5 रुपए हो गया, तो प्राइस कम होने से कंज्यूमर की इनकम, बेसिकली मनी इनकम नहीं बढ़ी या कम हुई, पर प्राइस कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। पहले वो एक ही चीज खरीद सकता था, अब वो 2 चीजें खरीद सकता है। तो दैट इज द रियल इनकम, ठीक है। या मान लो आप 2 महीने है, जनवरी फरवरी, आपकी दोनों में इनकम आपको महीने की मिल रही है 10,000, आपकी मनी इनकम सेम है। पर मान लो कि जनवरी में प्राइजेस थे 4%, फेब में प्राइजेस हो गए 2%, यानी कि आपकी रियल इनकम पहले से डबल हो गई, चाहे मनी इनकम कांस्टेंट है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ रियल इनकम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज है कि जो प्राइस बदलने के कारण कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी है या कम हुई है, उस रियल इनकम को उससे वापस ले लेना, ठीक है।
या कंपनसेट कर देना। अगर बड़ी है तो उससे वापस ले लो, अगर कम हुई है तो उसको कंपनसेट करके पहले वाले हालातों पे उसको ले आओ। ये चीज है, क्योंकि हमको रियल इनकम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो अगर प्राइस के बढ़ने या कम होने से रियल इनकम में चेंज आया है तो उसको कंपनसेट करके पहले वाली सिचुएशन पर ले आओ कंज्यूमर। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें ये डायग्राम देखो हिग्स की, दिख रहा है ना? हाँ, तो देखो मान लो ये मेरी प्राइस लाइन है, जो प्राइस लाइन एंड डिफरेंस कर्व, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। सो ये प्राइस लाइन है AB। अब क्या होता है कि अगर मान लो ये एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो एक्स का प्राइस कम होने से मेरी प्राइस लाइन आगे आएगी, क्योंकि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी, राइट? तो अब क्या मैंने कहा कि एक्स का प्राइस कम हुआ है, एक्स का प्राइस कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। तो उस बढ़ी हुई रियल इनकम को उससे हमको कंपनसेट करने के लिए उससे वापस छीननी है ना, उसको कंपनसेट करना है, यानी कि पीछे की तरफ इस इनकम को कंपनसेट करने के लिए ये प्राइस लाइन जो है इसको पीछे की तरफ ले आना है। हमने ये भी पढ़ा था कि जब इनकम को कम करना होता है तो प्राइस लाइन पीछे जाती है ना? तो इस इनकम को कंपनसेट करने के लिए ये प्राइस लाइन हम पीछे की तरफ ऐसे लिए, दैट इज ये बन गई CD। ठीक है, अब मान लो जब कंज्यूमर AB लाइन पर था, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे था, और जब कंज्यूमर CD पर आया तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में था, और जब AB1 लाइन पे था तो वो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में था, है ना? तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इंडिफरेंस कर्व्स, ये देखिए, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व्स। अब यहाँ पे इनको थोड़ा पॉइंट्स लिख देती हूँ, यहाँ पे ये इसका E नाम रख देते हैं E1 एंड इसका रख देते हैं E2। ठीक है, अब ये जो E से लेके E1 है, E से लेके E1, दैट ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर जो E1 से लेके E2 है, ये है आपका इनकम इफेक्ट, यहां से इनकम इफेक्ट। ठीक है, और जो E से लेके E2 तक पूरा है, ये है आपका प्राइस इफेक्ट। ये होता है अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, इनकम इफेक्ट की क्या डेफिनेशन है, प्राइस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये पूरा अलग से लेक्चर बनेगा। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर लेक्चर लिया हुआ है, वो देख सकते हैं, या जो मेरी क्लासेस बच्चे एप्लीकेशन पर देखते हैं उसमें तो ये सारी चीजें समझाई हुई है, वो अलग चीज है, क्योंकि अगर इसी को इसमें समझाने लग जाऊंगी तो इट विल सो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ आई कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जा रहा है E से लेके E1 तक। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि कमोडिटी का प्राइस कम हुआ, और उस कमोडिटी सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि कमोडिटी का प्राइस अगर कम हो रहा है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। क्यों डिमांड उसकी बढ़ा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। चलो, मान लो टी का प्राइस कम हुआ, टी का प्राइस कम होने से हम टी की डिमांड क्यों बढ़ा रहे हैं? बिकॉज जो कॉफी वाले कंज्यूमर्स थे, जो पहले कॉफी पी रहे थे, टी का प्राइस कम होने से वो भी टी की तरफ शिफ्ट हो गए, उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉफी छोड़ दी, टी पीना शुरू कर दिया, क्योंकि टी सस्ती हो गई, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस कम होने से उस चीज की डिमांड क्यों बढ़ती है, उसके पीछे का कारण है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना? तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि प्राइस कम होने से उसका डिमांड कमोडिटी का पहले से यहाँ पे बढ़ता नजर आ रहा है, E से E1। अब ये जो है E1 से E2, ये इनकम इफेक्ट है, क्योंकि आप साफ साफ देखो ना कि ये जो मेरा E1 पॉइंट है ये CD लाइन पर है, वो लाइन जो मैंने इनकम को कंपनसेट करने के बाद खींची थी। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो, जब कमोडिटी का प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी, तो वो उस कमोडिटी को पहले से ज्यादा खरीद रहा है, उसकी डिमांड बढ़ा रहा है। इनकम इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो भी इस साइड ही है, सेम जिस साइड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जा रहा है, कि प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ी और डिमांड बढ़ी E1 से। देखो डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है इसमें भी। तो जो प्राइस इफेक्ट है, टोटल प्राइस इफेक्ट E से E2, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कहने का प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये मैं नॉर्मल गुड की बात कर रही हूँ। नॉर्मल गुड के केस में ये तीनों इफेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं, लिख लो कहीं पर भी, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑल इफेक्ट गोज ऑन सेम डायरेक्शन, दो तीनों की डायरेक्शन का एरो सेम होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है, ठीक है।
सभी इफेक्ट्स का डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम है, पर जब हम आगे इंफीरियर गिवन करेंगे उसमें सेम डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब कॉस्ट डिफरेंस अप्रोच भी थोड़ा समझ लेते हैं पहले। बेसिकली जो कॉस्ट डिफरेंस अप्रोच है ना, ये स्लट्सकी ने दी है, इसमें भी वही कंपनसेटेड डिमांड कर्व को ही समझाया गया, बस इसमें और वो जो हमने पहले पढ़ी है एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है वो देखो, स्लट्सकी ने भी वही चीज कही है सेम, कंपनसेटेड डिमांड कर्व वाली, की रियल इनकम को कंपनसेट कर देना है, बस उसकी डायग्राम का तरीका थोड़ा अलग है स्लट्सकी का, इसलिए दोनों अप्रोचेस के नाम अलग अलग पड़ गए। वो कंपनसेटिंग वेरिएशन बन गई, कॉस्ट डिफरेंस बन गई स्लट्सकी वाली। देखो ये मेरी प्राइस लाइन है ए बी, प्राइस कम होगा प्राइस लाइन आगे जाएगी ए बी वन, ठीक है, रियल इनकम कंपनसेट हुई, पीछे आ गई सी डी। हमने पहले वाली डायग्राम में क्या किया था, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ इक्विलिब्रियम का पॉइंट, एक इक्विलिब्रियम का यहाँ पे लगाया, है ना, और इन दोनों पॉइंट्स का एक ही इंडिफरेंस कर्व बनाया था। पर स्लट्सकी की अप्रोच में ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये अलग अलग है, और यही चीज जो है इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो है वो हिग्स की अप्रोच में थोड़ा अलग दिया हुआ है और स्लट्सकी की अप्रोच में। तो दोनों अप्रोचेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का फर्क है बेसिकली, ठीक है। हिग्स की जो अप्रोच है उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए दो यही था ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा, है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए दो इंडिफरेंस कर्व्स यूज किए गए हैं। ऐसा बोल सकते हो कि कंज्यूमर जो है मूव्स ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व, तो कर्व्स अलग अलग दिखाए हुए हैं, लोअर इंडिफरेंस कर्व पे, यहाँ पे हायर पे है ना, पर जो आपका पहला अप्रोच था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, उसमें सेम इंडिफरेंस कर्व्स पर दोनों पॉइंट्स दिखाए गए थे, ठीक है, ये फर्क था बस इसमें। आगे हम आगे बढ़ते हैं इंफीरियर गुड के केस में, यानी कि इंफीरियर गुड के केस में ये कंपनसेटिंग वेरिएशन और ये सारे इफेक्ट्स समझते हैं, ठीक है। अब पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था कंपनसेटिंग वेरिएशन का, वो नॉर्मल गुड के केस में बनाया था, ये बनाने वाली हूँ इंफीरियर गुड के केस में, ठीक है। तो इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, देखो ध्यान से, वहां तक सेम पहले रखो चीजें, ये प्राइस लाइन है, एक्स का प्राइस कम हुआ, प्राइस लाइन आ गई आगे ए बी वन, ठीक है, फिर उसकी इनकम को कंपनसेट कर दिया, पीछे चले गए सी डी, सब चीजें यहाँ पे, बस पॉइंट्स में फर्क है, पॉइंट्स में फर्क है। देखो सबसे पहले यहाँ पे या कंज्यूमर, ठीक है, देन जब कमोडिटी का प्राइस है क्या हुआ है, कम हुआ है, प्राइस लाइन आगे गई है, तो कंज्यूमर यहाँ पे नहीं आएगा, नॉर्मल गुड में यहाँ पे था, यहाँ पर आएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो वैसे तो हम कहते हैं कि चलो नॉर्मल गुड में भी प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है और इंफीरियर गुड में भी नेगेटिव होता है, क्योंकि देखो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, नॉर्मल गुड के केस में भी ऐसा ही होता है, इंफीरियर गुड के केस में भी प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, पर इंफीरियर गुड के केस में ये जो प्राइस इफेक्ट है थोड़ा कम स्ट्रॉन्गर होता है। ध्यान से सोच के देखिए दिमाग से कि इंफीरियर गुड एक तरह से जो गिफन गुड है बेसिकली वो इंफीरियर गुड की ही किस्म है, इंफीरियर से इंफीरियर बन जाएगा तो वो गिफन बन जाएगा, और गिफन गुड में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, नॉर्मल गुड में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव लेके चलते हैं। अगर वो गुड थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का हो, नेगेटिव है बट इतना नेगेटिव नहीं था जितना नॉर्मल गुड में था, और गिफन तक पहुंचते पहुंचते वो पॉजिटिव बन जाता है। आई बात समझ के में कि नहीं, है ना। तो जैसे जैसे गुड की क्वालिटी लो होती जाती है ये प्राइस इफेक्ट उतना ही, ठीक है, कम नेगेटिव हो गया इंफीरियर गुड के केस में, और गिफन में तो पॉजिटिव ही बन गया, कि मतलब प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे इतना फर्क, डिमांड जो है इतनी कम नहीं हो रही इंफीरियर गुड के केस में। नॉर्मल गुड के केस में ज्यादा प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही थी, नॉर्मल गुड के केस में वो चीज नेगेटिव प्राइस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, कि किसी चीज का प्राइस बढ़ा उसकी डिमांड कम हो गई, या किसी गुड का प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ गई, पर क्योंकि वो क्वालिटी लो गुड है उसका, तो उसका प्राइस कम होने से उसकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ी, पर गिफन गुड में वो पॉजिटिव ही चला जाता है, कम होने से वो पॉजिटिव कैसे होता है ये अलग सी बातें, ठीक है। तो पहले इतनी कि वो चीज इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है नॉर्मल गुड के केस में, है ना। तो दैट्स वाई जो कंज्यूमर है वो इस पॉइंट पर नहीं जा रहा, नॉर्मल गुड में उसको यहाँ बिठा रहे थे, वो थोड़ा ऊपर है, मतलब कि इतना भी उसका डिमांड नहीं बढ़ा, है ना, इतना ही डिमांड बढ़ा, बस आई बात समझ में। तो ये यहाँ पे पॉइंट रहता है, मतलब इस पॉइंट के पीछे रहता है ये पॉइंट, तो ये आपका बनता है इस तरह से
इंफीरियर गुड के केस में ऐसे कर्व्स बनेंगे आपके। इसको थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज वो इकट्ठा नहीं होगा। वेट, यहाँ पे तो ये ऐसे रहेगा, ये बना, ठीक है, ऐसे। तो ये पॉइंट नॉर्मल गुड के केस में यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अब इसको हम नाम दे दें अगर थोड़ा, नॉर्मल गुड का जब हमने केस बनाया था इसको हमने ई ही रखा था, E1 इसको रखा था और E2 इसको रखा था क्योंकि ये आगे था, है ना। तो नाम मैं वही सेम रख रही हूँ। अब बात भी वही है जो हमने नॉर्मल गुड में पढ़ी थी, बस पॉइंट्स का फर्क पड़ा और कुछ नहीं। क्या पढ़ा था हमने नॉर्मल गुड में कि ये जो E से E1 है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, E1 से E2 इनकम इफेक्ट है ना। इसमें भी वही है। एक तो ये बार बार कर्सर, तो इसमें भी यही है। E से E1 क्या जा रहा है आपका, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर E1 से E2 क्या जा रहा है आपका, इनकम इफेक्ट, और टोटल जो था E से E2 वो क्या था, प्राइस इफेक्ट। ऐसी ये चीज, बस ध्यान से देखो, इनकम इफेक्ट दूसरी डायरेक्शन में चला गया, E से E1 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये सारा आ गया, है ना। E1 से E2 इनकम इफेक्ट पीछे चला गया, लाइक दैट, पीछे आ रहा हो गया ना उसका, है ना। बात समझ आई कि नहीं, इनकम इफेक्ट पीछे जा रहा है, देखो। और E से E2 प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट ऐसे ही जा रहा है। तो इनकम इफेक्ट की डायरेक्शन बदल गई है, देखो। तो आप ये चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे इनकम इफेक्ट एंड जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इंफीरियर गुड एंड गिफन गुड के केस में जो इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। साफ साफ इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जा रहा है ई से लेके E1 इस डायरेक्शन में, इनकम इफेक्ट जा रहा है E1 से E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शंस वाला ध्यान से अच्छे से चीज समझ लो, क्लियर। अब अगर मैं गिफन गुड की बात करूंगी ना तो एक ही फर्क होगा, गिफन गुड के केस में ना ये E2 इससे भी पीछे यहाँ पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना गिफन गुड में, कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं थी, मान लो इनिशियली, अब जब कमोडिटी का प्राइस कम करेंगे तो डिमांड भी कम होके यहाँ पे आ जाएगी गिफन गुड के केस में, ठीक है। मैं बना देती हूँ एक बार उसका भी, ये देखो गिफन गुड के केस में क्या होगा, दैट इज द AB प्राइस लें, ठीक है। प्राइस कम हुआ, आगे आ गए, कंपनसेट किया, यहाँ पे आ गए, ठीक है। इनिशियली हम यहाँ पे थे, कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी कम होगी, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ गिफन गुड, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हम नॉर्मल गुड में यहाँ पे बना रहे थे, इंफीरियर गुड में इन दोनों के सेंटर में बना रहे थे, गिफन गुड में बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या था, E1 था। नॉर्मल गुड में के केस में ये पॉइंट लास्ट पे बना था जिसको मैंने E2 नाम दिया था, है ना। ये E1 और ये E2 बिल्कुल पीछे चला गया। क्या पढ़ा था फिर हमने, E से E1 क्या है मेरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, फिर E1 से E2 क्या था मेरा, इनकम इफेक्ट था, है ना। वही चीज यहाँ पे है बट ऑपोजिट डायरेक्शन। E से E1 दैट इज E से E1 ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर E1 से E2 ये देखो दैट इज योर इनकम इफेक्ट, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात क्लियर हुई कि इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और एक चीज और यहाँ पे क्लियर हो रही है, आपने देखा था इंफीरियर गुड की डायग्राम में ना ये इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था, ये चीज भी हमने पढ़ी हुई कि गिफन गुड में ये जो इनकम इफेक्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। देखो E1 से सीधा E2 की तरफ कितना ज्यादा गैप हो रहा है, पर जब अगर आप इंफीरियर गुड में देखोगे इनकम इफेक्ट वाज नॉट मच स्ट्रॉन्गर, देखो हल्का सा ही तो था, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। अब इन थोड़े इस वाले झमेले को समझते हैं, प्राइस इफेक्ट किस डायरेक्शंस के बारे में समझते हैं। देखो अब क्या है कि
व्हेन आई एम टॉकिंग, देखिए नॉर्मली क्या कहते हैं हम, नॉर्मली जो बुक्स में पढ़ते हैं या जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसमें हम ये कहते हैं, वेट इसको इरेज ही कर ले, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो नॉर्मल गुड के केस में हम कहते हैं कि प्राइस इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, और इंफीरियर गुड के केस में हम लोग बोलते हैं नेगेटिव होता है, और गिफन गुड के केस में ये बन जाता है पॉजिटिव, है ना। और इनकम इफेक्ट को मैं अगर इस तरह से सोच के देखूं कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है नॉर्मल गुड के केस में, तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा, है ना। इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है इंफीरियर गुड की, तो ये नेगेटिव जाएगा। इनकम बढ़ने से गिफन गुड की डिमांड बहुत कम कर देते हैं हम, नेगेटिव होगा और बहुत स्ट्रोंगर होगा ये नेगेटिव वाला इफेक्ट, जैसे डायग्राम में भी देखा। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा रिसोर्सेज में भी, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पर जब मैं इस चीज को थोड़ा इस अकॉर्डिंग देखूं कि क्या हो रहा है असल में, इनकम इफेक्ट को अगर मैं इस लहजे से देखूं कि जब कमोडिटी रियल इनकम के लहजे से देखूं, देखो रियल इनकम की तरह कंपनसेटेड डिमांड कर्व में हमने जैसे पढ़ा है, तो कंपनसेटेड डिमांड कर्व के सिनारियो में ये इफेक्ट थोड़ा उल्टा काम करता है। देखो जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम हुआ था, मेरी रियल इनकम बढ़ी थी, तो मेरी डिमांड उसके लिए बढ़ गई थी, ये तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो गया। सो दैट्स, इसलिए ये थोड़ा आपको लगता है डिलेमा सा रिसोर्सेज में, कईयों पे नेगेटिव लिखा है, कई बच्चा बोल रहा है पॉजिटिव है, ये चीज है असल में। When I'm saying नॉर्मली की इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, रियल लाइफ एग्जांपल से देख लो, चाहे इनकम बढ़ने से आप डबल टोन्ड मिल्क, घटिया क्वालिटी का मिल्क, उसकी डिमांड कम कर दोगे, इंफीरियर गुड का केस है, नेगेटिव आ रहा है। इनकम बढ़ने से आप कोई भी नॉर्मल गुड है या कोई लग्जरी गुड है उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। बट व्हेन आई एम सेइंग लाइक इन रियल इनकम टर्म्स की जब नॉर्मल गुड का प्राइस कम हुआ, मेरी रियल इनकम बढ़ी, तो मैंने उसकी डिमांड बढ़ा दी, है ना, क्योंकि प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है। इस लहजे से अगर मैं देखूं तो मतलब वो चीज आपकी नेगेटिव जा रही है, प्राइस कम होने से डिमांड, रियल इनकम बढ़ी और डिमांड बढ़ी, है ना, तो वो इन दैट वे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इससे ऑपोजिट में, तो उस नजरिए से इसको नेगेटिव बोला जाता है। और इसी तरह अगर मैं इसको देखूं कि अगर कमोडिटी का प्राइस कम हुआ, मेरी रियल इनकम बढ़ी, तो हाँ, डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड, ये देखो। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इट इज पॉजिटिव। बट व्हेन आई एम सेइंग इफेक्ट ऑफ फेल इन प्राइस, प्राइस कम हुआ, रियल इनकम बढ़ी, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, उस केस में वो नेगेटिव लगता है। इसी तरह प्राइस कम हुआ, रियल इनकम बढ़ी, पर क्योंकि वो इंफीरियर गुड है, रियल इनकम बढ़ने से आप उसकी डिमांड बढ़ाएंगे नहीं, आप उसकी डिमांड कम करेंगे, सो डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड, पॉजिटिव हो गया कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट, कि प्राइस कम हुआ, रियल इनकम बढ़ी और डिमांड कम हुई, पॉजिटिव नजर आ रहा है ना। एंड इस केस में भी वही है, इंफीरियर गुड वाला सेम बात, समझे कि नहीं। तो दैट्स वाई ये इनकम इफेक्ट में थोड़ा डिलेमा सा रहता है। बाकी एग्जाम में आपको किस नजरिए से उस चीज को पूछा गया, थोड़ा क्वेश्चन पर ये चीज डिपेंड करती है। तो यही है जो हमने पढ़ा आज सिनारियो सारा। बेसिकली नॉर्मल गुड के केस में तीनों इफेक्ट सेम डायरेक्शन में रहते हैं, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, प्राइस कम हुआ, इनकम इफेक्ट के केस में भी डिमांड बढ़ी, और ओवरऑल प्राइस इफेक्ट उसमें भी प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी, तीनों इफेक्ट सेम डायरेक्शन में रहते हैं। पर व्हेन आई एम सेइंग अपना इंफीरियर गुड, इसमें इनकम इफेक्ट की डायरेक्शन उल्टी जाती है ना, जैसे हमने एरो भी पढ़े थे उसमें कि प्राइस कम होने से इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस का इनकम इफेक्ट में डिक्रीज होता है कि प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हुई, इसमें डायरेक्शन इनकम इफेक्ट की अलग होती है। इसी तरह गिफन में भी इनकम इफेक्ट की डायरेक्शन अलग होती है, ठीक है जी। सो दिस इज अ सिनेरियो, होपफुली कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी तरह का, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।